हाँ जी, तो कैसे हैं आप? एक बार आपका फिर से लर्निंग ट्रैक पर स्वागत है। जैसा कि आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में प्रॉमिस किया था कि हम जो है नेक्स्ट वीडियो से क्लास 9th और 10th की जो है केमिस्ट्री का पोर्शन शुरू करेंगे और इस वीडियो में हम जो है क्लास 9th के चैप्टर मैटर से जो है केमिस्ट्री का पोर्शन शुरू कर रहे हैं। मैटर के बारे में आपको कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में जानकारी होनी ज़रूरी है। कोई भी चीज़ इस यूनिवर्स में जो थोड़ा मास कैरी करती है और स्पेस को ऑक्यूपाई करती है उसको हम नाम देते हैं मैटर। मैटर कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है जिसका अपना कुछ मास हो और वो कुछ स्पेस को ऑक्यूपाई करती हो। मैटर के लिए आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है, दैट इज़ मैटर को जो मेनली क्लासिफाइड किया जाता है फिजिकल वर्ल्ड में, यानी कि जिन चीज़ों को हम देख के या जो है टच करके हम फील करके बता सकते हैं कि वो क्या है, उस बेसिस पे मैटर को मेनली 3 कैटेगरीज दी गई हैं, दैट इज़ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। या तो कोई चीज़ ठोस है या कोई चीज़ लिक्विड है या कोई चीज़ गैस है। इन तीनों में डिफरेंशिएट के लिए आपको एनसीईआरटी को उठाना है क्लास 9th की। उसके अंदर आप दो डिफरेंट टर्म देखेंगे, एक इंटरमोलिकुलर स्पेस और एक इंटरमोलिकुलर फोर्स। उसके बारे में थोड़ा सा बेसिक डिस्कस करते हैं। कोई भी मैटर है वो छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है जिसको नाम देते हैं एटम। इसके बारे में हम अभी आगे फिर से फर्दर आगे भी डिस्कस करेंगे। ये छोटे छोटे पार्टिकल्स जो हैं ये एटम हैं और इन्हीं के अरेंजमेंट के बेस पे या तो मैटर को सॉलिड कहा जाता है या मैटर को लिक्विड कहा जाता है और या मैटर को गैस। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि दो पार्टिकल्स या दो एटम्स के बीच में अगर ये स्पेस मिनिमम है, स्पेस इज मिनिमम, तब वो पार्टिकल होता है सॉलिड। अगर ये स्पेस इंटरमीडिएट है बिटवीन द सॉलिड एंड द गैस, तब हम मैटर को कैटेगराइज करते हैं एज अ लिक्विड। अगर ये दोनों के बीच का गैप सबसे ज़्यादा है तब हम उस सबस्टांस को कैटेगराइज करते हैं एज अ गैस। ठीक है। इसके अलावा कोई भी जो हम अगर ग्रेविटी की जब हम ग्रेविटेशन को पढ़ते हैं तो ग्रेविटेशन में एक टर्म आती है कि मतलब न्यूटन्स का लॉ कहता है कि ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, एक दूसरे को जो है अपनी तरफ खींचते हैं। सेम चीज़ का यहाँ पे अप्लाई होती है एटम्स के बीच में भी। एटम्स के केस में जो भी फोर्स दो एटम्स को आपस में कंबाइंड रखने यानी कि जोड़ के रखने की कोशिश करता है, उस फोर्स को नाम देंगे हम ग्रेविटेशनल फोर्स। बट अभी हम उसके बारे में डिस्कस ना करके अभी हम ये देख रहे हैं कि वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उसको केमिस्ट्री की लैंग्वेज में कहा जाता है इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये ध्यान रखेंगे, IFA, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये जस्ट अपोजिट चलता है किसके, इंटरमोलिकुलर स्पेस के। सपोज कीजिए अगर किसी सबस्टांस में अगर इंटरमोलिकुलर स्पेस मैक्सिमम है तो सीधी सी बात है कि उसके अंदर का जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो मिनिमम होगा, क्योंकि फोर्स मिनिमम है इसी वजह से उसके पार्टिकल बहुत दूर दूर हैं। अगर इन दोनों के बीच का स्पेस बहुत कम है जैसे कि सॉलिड में, अगर ये स्पेस कम है तो इसका मतलब जो इनके बीच का इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से वो टाइटली पैक्ड हैं और उनका जो है एक फिक्स्ड शेप बना हुआ है। इसके अलावा सॉलिड का अपना फिक्स्ड शेप होता है और फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, मतलब ये जिस भी शेप में होते हैं उनका एक अपना पर्टिकुलर फिक्स्ड शेप है और फिक्स्ड वॉल्यूम है। लिक्विड के केस में आपका वॉल्यूम तो फिक्स हो सकता है बट इनका शेप कभी भी फिक्स नहीं होता, क्योंकि लिक्विड को आप जिस भी कंटेनर में रख देते हैं लिक्विड उसी का शेप ले सकता है। जैसे आपका एग्जांपल वाटर, ऑयल, आप इसको जिस भी कंटेनर में रखेंगे वो उसी का शेप ले लेगा, यानी कि इसका मतलब इनका शेप फिक्स नहीं होता बट वॉल्यूम फिक्स होता है। गैसेज के लिए टर्म कही जाती है कि गैस नाइदर हैव फिक्स्ड शेप नॉर हैव फिक्स्ड वॉल्यूम, क्योंकि पार्टिकल्स बहुत दूर दूर हैं। इसका मतलब इनके बीच का जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो नेग्लिजिबल है। नेग्लिजिबल मतलब नगण्य, जिसको हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, ना के बराबर। इसी वजह से जो गैसेस के पार्टिकल हैं वो रैंडमली किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं और इसी वजह से इनका कोई पर्टिकुलर शेप नहीं बनता है। ये आपकी मेनली 3 बेसिक स्टेज हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। और क्लास एट्थ में या आपने बेसिक और उसमें जो है मैटर की सॉलिड लिक्विड की जो है प्रॉपर्टीज आपको पता है कि जितनी भी चीज़ें हमारे आसपास हैं उनमें हम जो है चीज़ों को देख के सॉलिड लिक्विड गैस में कैटेगराइज कर पाते हैं। चलिए अब थोड़ा सा डिटेल में चीज़ों को डिस्कस करते हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, द वर्ड एटम, मैंने बताया कि मैटर जो है वो एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलके बना हुआ है जिसको नाम देते हैं एटम। द वर्ड एटम हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड एटमॉस। ये वर्ड की जो
उत्पत्ति हुई यानी कि डिस्कवरी हुई वो ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया वर्ड है एटमॉस, मीनिंग इंडिविजिबल, मतलब एक ऐसा पार्टिकल जिसको और छोटे पार्टिकल में तोड़ा नहीं जा सकता, इंडिविजिबल होता है। द नंबर ऑफ एटम्स कॉन्स्टिट्यूटिंग अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड इट्स एटोमिसिटी। जैसे नॉर्मली हम जो है किसी भी एलिमेंट या मॉलिक्यूल को जो है कुछ नंबर से शो करते हैं, जैसे सपोज कीजिए H2, O2, Cl2, इन सब के पीछे नंबर 2 लगा हुआ है, इसका मतलब ये अपने आप में एक मॉलिक्यूल है और इनके अंदर जो मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन हुई है वो दो दो एटम्स को कंबाइन करके हुई है। इसी नंबर को जो है इन मॉलिक्यूल्स की एटोमिसिटी कहा जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए P4 फॉस्फोरस का एक मॉलिक्यूल है जिसकी एटोमिसिटी है 4, क्योंकि फॉस्फोरस का एक मॉलिक्यूल 4 एटम से मिलके बना हुआ है। S8 ये सल्फर का मॉलिक्यूल है जिसके अंदर 8 सल्फर के एटम आपस में कंबाइंड हुए तब आपके सल्फर के मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन हुई है। अब मैंने अभी आपको पहले बताया कि मैटर को नॉर्मली क्लासिफाइड किया गया है सॉलिड, लिक्विड और गैस में, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता जितना उसके टाइप्स आर, उसकी प्रॉपर्टीज। तो उस बेस पे सबसे पहले हम देखते हैं सॉलिड के बारे में। सॉलिड को दो कैटेगरीज में कैटेगराइज किया गया है, क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमॉर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड दे कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ क्रिस्टल्स, इनके अंदर जो है क्रिस्टल फॉर्म में स्ट्रक्चर पाया जाता है, एंड अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल इज रेगुलर, और जो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट है यानी कि जो एटम्स का अरेंजमेंट है वो बहुत रेगुलर फॉर्म में होता है। इसी वजह से उनका एक फिक्स्ड जो है क्रिस्टलाइन सॉलिड स्ट्रक्चर बन के आता है। एग्जाम्पल NaCl जिसको हम बोलते हैं सोडियम क्लोराइड यानी कि कॉमन सॉल्ट, डायमंड हीरा, क्वार्ट्ज क्वार्ट्ज जो है एक तरह का सब्सटेंस ही है जो यूज किया जाता है कई चीज़ों की मैन्युफैक्चरिंग में। इसके अलावा ग्रेफाइट एक अलोट्रॉप है कार्बन का, हम आगे डिस्कस करेंगे। ये कुछ एग्जांपल हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड के और यहीं से आपसे जो है क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। सेकंड कैटेगरी इज एमॉर्फस सॉलिड। एमॉर्फस सॉलिड मीन्स दो सॉलिड इन विच द पार्टिकल्स ऑफ इरेगुलर शेप, पार्टिकल जो है इरेगुलर शेप के होते हैं, एंड अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इज डिसऑर्डर्ड, वो एक रेगुलर फॉर्म में ना होकर डिसऑर्डर्ड जो है रैंडम फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, तब इस तरह के सॉलिड को हम नाम देते हैं अमॉर्फस सॉलिड। दे आर ऑल्सो नोन एज शूडो सॉलिड, इन्हीं को जो है शूडो सॉलिड कहा जाता है, या सुपर कूल्ड लिक्विड, इन्हीं के लिए और टर्म भी यूज की जाती है दैट इज सुपर कूल्ड लिक्विड। इसके एग्जाम्पल आपको ध्यान रखने दैट इज ग्लास, रबर एंड प्लास्टिक्स। दीज आर द सॉलिड्स विच आर कैटेगराइज्ड इन एमॉर्फस सॉलिड। ठीक है, अब देखिए आइस इज अ सॉलिड, बर्फ जो है सॉलिड है, बट इट फ्लोट्स ओवर वाटर, लेकिन ये फिर भी पानी के ऊपर तैरती है ड्यू टू लेस डेंसिटी, क्योंकि आइस की जो डेंसिटी है वो वाटर से कम होती है, जिस वजह से जो है आइस इजीली फ्लोट कर पाता है अबव द वाटर। प्रेशर ऑफ एयर फिल्ड स्पेस ड्यू टू वीकर एच बॉन्डिंग, और इसके अलावा जो आइस का क्यूब बना हुआ होता है उसके अंदर जो है आपका ये जो स्पेस है बिटवीन टू एटम्स दैट इज फिल्ड बाय द एयर, और वो एक तरह का प्रेशर जनरेट करती है, क्योंकि जो एच बॉन्डिंग है, इनकी जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो एक वीक टाइप की बॉन्डिंग होती है, जिसकी वजह से इजीली जो है एयर ट्रैप हो जाती है बिटवीन द एटम्स, और जो इसको एक बाउंसी प्रोवाइड करते हैं सॉलिड को, जिसके जिसकी वजह से आइस जो है वाटर के ऊपर फ्लोट करता है। ठीक है, द फ्लोरिसेंट ट्यूब फिल्ड विथ हीलियम और एनी अदर गैस। फ्लोरिसेंट जो ट्यूब्स होती हैं लाइट के लिए जो यूज की जाती है उनके अंदर या तो गैस भरी जाती है हीलियम या कोई और गैस भी हो सकती है लाइक नियोन, आर्गन, कुछ और भी। नियोन साइन बल्ब आते हैं जिनके अंदर गैस भरी जाती है नियोन। ठीक है, इसके अलावा जो स्टेट ऑफ मैटर है वो हमने नॉर्मली बेसिक में डिस्कस की, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। उसके अलावा जो फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है उसको हम बोलते हैं प्लाज्मा, और फिफ्थ वन हमारी होती है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, जिसको हम नाम देते हैं BEC। इन दोनों स्टेट ऑफ मैटर के लिए आपको ध्यान रखना है कि ये बोथ द स्टेट ऑफ मैटर एग्जिस्ट इन द एक्सट्रीम कंडीशन। एक्सट्रीम कंडीशन मतलब प्लाज्मा के एग्जिस्टेंस के लिए आपको एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर और प्रेशर की जरूरत होती है, मिलियन डिग्री ऑफ टेम्परेचर चाहिए, मिलियन पास्कल ऑफ प्रेशर की आपको जरूरत होती है। बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट के लिए ठीक उल्टी कंडीशन है कि यहाँ पे आपको एक्सट्रीम लो टेम्परेचर चाहिए और एक्सट्रीम लो प्रेशर चाहिए, उसी बेस पे जो है आपकी ये फेज एग्जिस्ट करती है। प्लाज्मा इज द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर एंड बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट इज द फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर। बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट के लिए कुछ ध्यान रखने वाली बात, सत्येंद्रनाथ बोस एंड अल्बर्ट आइंस्टीन गेव द कैलकुलेशन फॉर BEC।
इसके लिए जो फर्स्ट टाइम कैलकुलेशन दी थी कि इस तरह की कोई स्टेट ऑफ मैटर जो है एग्जिस्ट करती है वो फर्स्ट टाइम दी गई थी सत्येंद्रनाथ बोस के द्वारा और अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा। इन 2001 2001 में तीन साइंटिस्ट एरिका कॉर्नेल, वॉल्फगैंग कैट्रेल एंड कार्ल ई वाइमेन, ये तीन वो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने फर्स्ट टाइम बीईसी को जो है अचीव किया था लेबोरेटरीज में बना के। ऑफ यूएसए रिसीव द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स, इनको जो है नोबेल प्राइज मिला था फिजिक्स में फॉर द अचीविंग बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। इस स्टेट ऑफ मैटर को अचीव करने के लिए इनको जो है नोबेल प्राइज दिया गया था कब? 2001 में। तीनों साइंटिस्ट के नेम इंपॉर्टेंट है, आप जो है याद रखिएगा। इसके बाद समझते हैं क्या होता है डिफ्यूजन। देखिए, अगर कोई पार्टिकल, किसी एक सबस्टांस के पार्टिकल किसी दूसरे सबस्टांस के पार्टिकल के साथ अगर आपस में इंटरमिक्स होते हैं तो इस इंटरमिक्सिंग की प्रोसेस को कहा जाता है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन की प्रोसेस हमेशा हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ होती है। जहां हाई कंसंट्रेशन का मतलब जहां उस चीज़ का अमाउंट जो है ज़्यादा है, उसकी जो है ज़्यादा मात्रा है, उसको बोलेंगे हाई कंसंट्रेशन। और जहां उस ये चीज़ का कंसंट्रेशन कम है यानी कि उसकी अमाउंट कम है, उसी तरफ जो है ये मूवमेंट कंटिन्यू फ्लो होता है, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। The process of intermixing of particles of two different types of matter on their own is called diffusion। किन्हीं दो तरह के मैटर के पार्टिकल्स का आपस में मिलने की प्रोसेस जो है वो कहलाती है डिफ्यूजन। और डिफ्यूजन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के। मतलब जैसे जैसे आप टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे आपका जो है जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो भी इंक्रीज होता है, क्योंकि आपकी जो है जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वीक होगा, और वो वीक होगा तो पार्टिकल इजीली मूव करके एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल कर सकता है। रेट ऑफ डिफ्यूजन के लिए जो ट्रेंड रहता है दैट इज मिनिमम इन सॉलिड, इंटरमीडिएट इन लिक्विड एंड मैक्सिमम इन गैसेज। क्योंकि हमें पता है कि सॉलिड में जो है पार्टिकल टाइटली पैक्ड रहते हैं, लिक्विड में वो इंटरमीडिएट फेज में रहते हैं, गैसेज में जो है वो रैंडमली मूव करते हैं, उनके अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना के बराबर होता है, जिस वजह से जो है डिफ्यूजन की प्रोसेस सबसे ज़्यादा गैसेज में देखने को मिलती है। जैसे कि कॉमन एग्जांपल आप समझ सकते हैं कि अगर आपने रूम में अगर अगरबत्ती जलाई तो पूरे रूम में उसकी खुशबू फैलती है। घर में कोई जो है ऑयली सबस्टांस बन रहा है तो उसकी खुशबू पूरे घर में आती है। उसके अलावा अगर आप परफ्यूम स्प्रे करते हैं तो उसकी जो है खुशबू पूरे कमरे में फैलती है, ओनली बिकॉज ऑफ डिफ्यूजन। इससे जो है कई बार केस बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में बन जाते हैं। इसके अलावा मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इस चैप्टर में आपको ध्यान रखनी है दैट इज कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। एक स्टेट ऑफ मैटर का दूसरे स्टेट ऑफ मैटर में कन्वर्ट होने की जो प्रोसेस है, इस कन्वर्जन से कई बार बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके लिए आप ध्यान रखिए कि तीन स्टेट ऑफ मैटर है नॉर्मली, क्योंकि दो हमारी बीईसी एंड प्लाज्मा वो दो एक्सट्रीम कंडीशन में एग्जिस्ट करती है, तो नॉर्मली हम तीन ही की बात करेंगे, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। द प्रोसेस बाय विच अ सॉलिड कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, वो प्रोसेस जिसके द्वारा सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है, उस प्रोसेस को नाम देते हैं हम मेल्टिंग या फ्यूजन। और जिस टेम्परेचर पर कोई सॉलिड पिघल कर लिक्विड बनता है उसी को उसका कहा जाता है मेल्टिंग पॉइंट, वही उसका होता है मेल्टिंग पॉइंट यानी कि गलनांक। एंड द प्रोसेस इज नोन एज मेल्टिंग या फ्यूजन। जस्ट अपोजिट, whenever a substance converted from liquid to solid, that process is known as solidification। जब कोई लिक्विड कन्वर्ट होके सॉलिड बनता है, जैसे पानी जम के बर्फ बन रही है, उस प्रोसेस को बोलेंगे सॉलिडिफिकेशन। और जिस टेम्परेचर पर ये प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। एंड ऑन एन एवरेज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ सबस्टांस एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सबस्टांस विल बी सेम। ये दो है जो दोनों जो है एक दूसरे के बराबर ही होते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस ही बर्फ़ का जो है गलनांक है यानी कि मेल्टिंग पॉइंट है जिससे कि वो पानी में कन्वर्ट होती है, और 0 डिग्री सेल्सियस ही लिक्विड यानी कि वाटर का जो है फ्रीजिंग पॉइंट है जिसके बाद जो है वो जमकर बर्फ़ बनना शुरू होता है। अगला, द प्रोसेस बाय विच अ लिक्विड कन्वर्टेड इनटू गैस, वो प्रोसेस जिससे कोई लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है उस प्रोसेस को नाम देते हैं वेपोराइजेशन। और इस प्रोसेस जिस टेम्परेचर पर ये प्रोसेस होती है वेपोराइजेशन की यानी कि लिक्विड के पार्टिकल्स जो है गैस में कन्वर्ट होने शुरू हो जाते हैं उसको बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट, बीपी। एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस, और इसी टेम्परेचर को केल्विन में कहा जाता है 373 केल्विन। ठीक है, ये कन्वर्जन हम जो है किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे कि टेम्परेचर को एक स्केल से दूसरे स्केल में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। अभी आप ध्यान रखिए कि लिक्विड से गैस बनने की प्रोसेस को कहा जाता है वेपोराइजेशन, और जिस टेम्परेचर पे ये प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं उसका बॉइलिंग पॉइंट। जस्ट रिवर्स,
अगर कोई गैस लिक्विड में कन्वर्ट होती है तब उस प्रोसेस को नाम दिया जाता है कंडेंसेशन यानी कि ठंडा होना, अगर कोई गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है। इसके अलावा ये तो एक नॉर्मल ट्रेंड है कि सॉलिड से पहले सबस्टांस लिक्विड आएगा, लिक्विड्स के बाद वो गैस में कन्वर्ट होगा, या रिवर्स में गैस से लिक्विड बनेगा और लिक्विड से सॉलिड बनेगा। लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केसेस में कुछ सबस्टांस सॉलिड स्टेट से डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाते हैं गैस में। ऐसी प्रोसेस जिसमें सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट होते हैं गैस में विदाउट गोइंग टू लिक्विड स्टेट, दैट प्रोसेस इज नोन एज सब्लिमेशन। और यही एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसीडर की जाती है कि द प्रोसेस द कन्वर्जन ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू गैस विदाउट गोइंग टू द लिक्विड स्टेट इज नोन एज सब्लिमेशन। अगर इसके रिवर्स में प्रोसेस होती है कि कोई गैस डायरेक्टली कन्वर्ट होती है सॉलिड में, तब उसको नाम देते हैं रिवर्स सब्लिमेशन या डिपोजिशन। डिपोजिशन या रिवर्स सर्कुलेशन में कोई भी गैस जो है डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट होती है विदाउट गोइंग टू द लिक्विड स्टेट। ठीक है, यहाँ पे आपको ध्यान रखने वाली बात है कि वेपोराइजेशन इज अ बल्क फिनोमिनन। वेपोराइजेशन जो है जितना भी अमाउंट ऑफ लिक्विड आप लेंगे गैस में कन्वर्ट कराने के लिए, उस पूरे लिक्विड में एक साथ ही ये प्रोसेस हो रही होती है। लेकिन इवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमिनन, क्योंकि दोनों के लिए जो हिंदी में वर्ड किया जाता है वाष्पोत्सर्जन ही किया जाता है कि दोनों में जो है आपका वाष्पीकरण हो रहा है, पानी जो है वो भाप के रूप में कन्वर्ट हो रहा है। लेकिन दोनों में अंतर यह है कि वेपोराइजेशन इज अ बल्क फिनोमिना व्हाइल द इवापोरेशन इज अ सरफेस फिनोमिना। ये इवापोरेशन हमेशा सरफेस से शुरू होता है कि सबसे पहले सरफेस के पार्टिकल्स सराउंडिंग में मूव करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट लेयर के पार्टिकल फिर सरफेस पे आके नेक्स्ट लेयर में मूव करेंगे। एंड इवापोरेशन की प्रोसेस ऑलवेज अकर्स बिलो बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर तो फिर वो वेपोराइजेशन करना शुरू कर देगा, पूरा बल्क में जो है लिक्विड उबलना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर बिलो द बॉइलिंग पॉइंट अगर किसी लिक्विड के पार्टिकल्स अगर गैस में कन्वर्ट होते हैं तब हम उसको नाम देते हैं इवेपोरेशन। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सब्लिमेट्स के कुछ एग्जांपल्स जो आपको ध्यान रखने, यानी कि ऐसे सबस्टांस जो डायरेक्टली सॉलिड से जो है गैस में कन्वर्ट होते हैं विदाउट गोइंग टू द लिक्विड स्टेट, उनको हम कहते हैं सब्लिमेट्स। सब्लिमेट्स का कॉमन एग्जांपल सॉलिड CO2 जिसको नाम दिया था ड्राई आइस, इसी को ड्राई आइस कहते हैं, सूखी बर्फ यानी कि सॉलिड CO2। इसके अलावा बेंजोइक एसिड C6H5COOH, फॉर्मूला अगर आप ध्यान रखना चाहें तो रख सकते हैं, C6H5COOH, इट इज़ द फॉर्मूला ऑफ बेंजोइक एसिड। आयोडीन ये एक एलिमेंट है, ये भी आपके सब्लिमेट की कैटेगरी में आता है। अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, इसको बोलते हैं अमोनियम क्लोराइड, ये भी एक सब्लिमेट का एग्जांपल है। इसके अलावा एंथ्रासीन, एंथ्रासीन जो है एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें दो या दो से ज़्यादा आपकी बेंजीन रिंग आपस में कोलैप्स रहती है। इसके अलावा कैम्फर, कैम्फर यानी कि कपूर, ये भी वो सबस्टांस है जो डायरेक्ट सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होता है विदाउट गोइंग टू लिक्विड स्टेट। नेफ्थलीन्स ये भी एक सब्लिमेट का एग्जांपल है। मर्क्यूरस क्लोराइड Hg2Cl2, मर्क्यूरस क्लोराइड एक कंपाउंड है जो आपका सब्लिमेट की तरह यूज होता है। इसके अलावा सैलिसिलिक एसिड, ये भी आपका जो एक सब्लिमेट का एग्जांपल है। तो ये एग्जांपल्स को आपको ध्यान रखना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद आपको दो पॉइंट और ध्यान रखने, दैट इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। समझते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड स्टेट एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड मेल्टिंग पॉइंट, मतलब वो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी जो ज़रूरी होती है 1 किलो सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए विदाउट इंक्रीजिंग टेम्परेचर, क्योंकि हमसे कहा गया है कि मेल्टिंग पॉइंट पर ही होनी है, मेल्टिंग पॉइंट से ज़्यादा नहीं। सपोज कीजिए आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, आइस इज ए सॉलिड, और आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है दैट इज 0 डिग्री सेल्सियस, जिसको हम केल्विन में बोलते हैं 273 केल्विन, 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन। इसी टेम्परेचर पर जब 1 किलो सॉलिड हमारा कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड में, यानी कि आइस कन्वर्ट हो जाती है वाटर में, बाय एब्जॉर्बिंग द हीट फ्रॉम द सराउंडिंग, अपने आसपास के सराउंडिंग से एक्स्ट्रा हीट को एब्जॉर्ब करके विदाउट रेजिंग टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है लेकिन फिर भी जो है वो 1 किलो सॉलिड जो है कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड में, उसी को बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्योंकि लेटेंट का मतलब ही होता है छुपी हुई जो आपके कैलकुलेशन में ना आ सके या आपकी मेजरिंग में ना आ सके, उसी को बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो 1 किलो सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ हीट सराउंडिंग से एब्जॉर्ब की जाती है बाय द सबस्टांस एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो उसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। सेकंड होता है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ लिक्विड, 1 किलो लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड बॉइलिंग पॉइंट,
यानी कि इसकी भी कंडीशन सेम है कि 1 किलो लिक्विड को आपको कन्वर्ट करना है गैस में, लेकिन टेम्परेचर को इंक्रीज नहीं करना, टेम्परेचर को आपको बढ़ाना नहीं है, टेम्परेचर आपका बॉइलिंग पॉइंट पर कांस्टेंट रहेगा। सपोज कीजिए बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर जो होता है वो आपका डिग्री सेल्सियस में होता है 100 डिग्री सेल्सियस, जिसको हम केल्विन में बोलते हैं 373 केल्विन। इसी टेम्परेचर पर जब 1 किलो लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाता है, तो उस एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ हीट को जो सराउंडिंग से एब्जॉर्ब की गई या पार्टिकल्स के द्वारा प्रोवाइड की गई फॉर द कन्वर्जन ऑफ स्टेट, उसी को हम बोलेंगे क्या, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। अगर आप मीजर करेंगे तो आपको जो लिक्विड का टेम्परेचर है वो उसके बॉइलिंग पॉइंट के बराबर ही मिलेगा, वो आपके मेजरमेंट में नहीं आएगा, लेकिन फिर भी आपका वो लिक्विड कन्वर्ट होकर जो है गैस बन जाएगा। तो उसी को नाम देते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, यानी कि वेपोराइजेशन के लिए छुपी हुई एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर converting 1 kg of liquid into gas at a constant temperature and pressure। इसके अलावा कन्वर्जन ऑफ स्टेट में टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर सॉलिड कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड। सीधी सी बात है कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो जो इंटरमोलिकुलर स्पेस है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज करेगा, तो सॉलिड कन्वर्ट हो जाएगा गैस में, सॉलिड कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड में, एंड लिक्विड कन्वर्ट होगा गैस में। जैसे जैसे आप टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो ट्रेंड यही रहता है, पहले सॉलिड लिक्विड बनेगा और लिक्विड के बाद वो जो है गैस बनेगा। कॉमन एग्जांपल की आप समझ सकते हैं कि आप बर्फ़ को जो है टेम्परेचर इंक्रीज कीजिए, पहले बर्फ़ जो है पानी बनेगी और फिर और ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज कीजिए तो वही पानी जो है आपका फिर से वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। इफेक्ट ऑफ प्रेशर, ये दो फिजिकल एंटिटीज़ हैं जो इस चीज़ में इफेक्ट डालती हैं कन्वर्जन ऑफ स्टेट में, तो इसलिए हम इनको डिस्कस कर रहे हैं। इफेक्ट ऑफ प्रेशर, बाई इंक्रीजिंग प्रेशर और रिड्यूसिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर को घटाएं और प्रेशर को बढ़ाएं तो हम किसी गैस को कन्वर्ट कर सकते हैं लिक्विड में, गैस कन्वर्टेड टू लिक्विड एंड लिक्विड टू सॉलिड। जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ाएंगे पहले गैस कन्वर्ट हो जाएगी लिक्विड में और उसके बाद लिक्विड कन्वर्ट हो जाएगा सॉलिड में। जैसे जैसे हम प्रेशर को इंक्रीज करते हैं टेम्परेचर को डाउन करते हैं। सेम चीज़ वही हो सकती है कि वेपर को आप इकट्ठा कीजिए, उसको थोड़ा प्रेशर दीजिए, टेम्परेचर को डाउन रखिए, तो वो पहले वेपर से आपका जो है लिक्विड पानी में कन्वर्ट हो जाएगा और वही पानी को आप और प्रेशर दीजिए और टेम्परेचर को बिल्कुल लो कर दीजिए तो वही पानी जम के आपका आइस बन जाएगा, यानी कि सॉलिड स्टेट में आ जाएगा। बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर एंड रिड्यूसिंग प्रेशर, अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं और प्रेशर को रिड्यूस करते हैं तो हमने पढ़ा क्या कि सॉलिड जो है लिक्विड बनता है और लिक्विड कन्वर्ट होती है गैस में। ठीक, इसके अलावा कुछ बेसिक आपको जो है क्लासिफिकेशन के बारे में यहाँ पे मैं अवेयर करा दे रहा हूँ मैटर के, जो आपको ध्यान रखना है क्योंकि इसी बेस पे फिर हम आगे जो है कंटिन्यू करेंगे क्लासिफिकेशन के बेस पे अगले वाली वीडियोज़ में। मैटर को फिजिकली क्लासिफाइड तो किया गया है सॉलिड, लिक्विड और गैस में, और दो एक्स्ट्रा जो है आपकी स्टेट ऑफ मैटर एग्जिस्ट करती हैं, दैट इज प्लाज्मा और बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट, बट वो एक्सट्रीम कंडीशन पे करती हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे मैटर को दो कैटेगरीज दी गई मेन, दैट इज प्योर सबस्टांस एंड मिक्सचर्स। इम्प्योर सबस्टांस भी कह सकते हैं या उसी के लिए हम टर्म यूज करते हैं मिक्सचर्स। प्योर सबस्टांस फर्दर कैटेगराइज इनटू टू कैटेगरीज, दैट इज एलिमेंट एंड कंपाउंड। एलिमेंट्स को कैटेगराइज किया गया है मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटेलॉइड में। कंपाउंड्स को कैटेगराइज किया गया है इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। मिक्सचर्स ये इम्प्योर सबस्टांस होते हैं, इनकी भी दो कैटेगरी चलती हैं, दैट इज होमोजिनस एंड हेट्रोजिनस, और उनके अंदर फिर क्लास वाइज रखे गए हैं। होमोजिनस के अंदर आते हैं सॉल्यूशंस और हेट्रोजिनस के अंदर आते हैं आपके सस्पेंशन और कोलॉइडल सॉल्यूशन। ये आपके एग्जांपल्स हैं मिक्सचर्स के। ये आपको क्लासिफिकेशन बेसिक यहाँ से ध्यान रखना है, उसके बाद ही तब आपको जो है आगे की चीज़ें समझ में आएंगी। अब हम पहले शुरू करते हैं प्योर सबस्टांस के बारे में, क्योंकि हमने अभी देखा कि जो मैटर है वो केमिकली डिवाइड किया गया है प्योर सबस्टांस और मिक्सचर्स के बेस में। मैंने क्लासिफिकेशन पहले फिजिकल और क्लासिफिकेशन दोनों एक साथ रखे थे, फिर मैंने कहा कि इसको पहले आपको फिजिकल वाला डायरेक्ट डिस्कस करवा देता हूँ और केमिकल वाले को हम डिवाइड यहाँ कर लेंगे। प्योर सबस्टांस की पहली कैटेगरी होती है एलिमेंट, तो हम शुरू यहीं से करेंगे। एलिमेंट के लिए आपको ध्यान रखनी है कुछ चीज़ें। रॉबर्ट बॉयल इन 1661, रॉबर्ट बॉयल वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1661 में फर्स्ट टाइम जो है इस टर्म एलिमेंट को जो है यूज़ किया था, यानी कि द टर्म एलिमेंट गिवन बाय रॉबर्ट बॉयल इन 1661। एलिमेंट डिफाइंड बाय लॉरेंट लेवाइजियर, जो फादर ऑफ केमिस्ट्री कहे जाते हैं, उन्हीं के द्वारा जो है एलिमेंट को फर्स्ट टाइम डिफाइन किया गया था जो है 1793 से या 94 में। ठीक है, और इन्हीं को जो है फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है। अभी तक जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट हैं दैट इज़ 118, जिसमें से 98 आपके जो है नेचुरली अकरिंग हैं, जो नेचर में बाय नेचर मतलब
खुद ही पाए जाते हैं, एंड रेस्ट आर आर्टिफिशियल यानी कि जो है मैन मेड है, ह्यूमंस ने जो है उनको लेबोरेटरीज में तैयार किया है। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट अभी हम पीरियोडिक टेबल में 118 को डिस्कस करते हैं। ठीक, सिंबल हैव बीन टेकन फ्रॉम द नेम्स ऑफ द एलिमेंट इन लैटिन, जर्मन एंड ग्रीक। देखिए बहुत सारे एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में तुम्हें ऐसे मिलेंगे जिनका सिंबल कुछ और है लेकिन उनका नेम कुछ हम और डिस्कस करते हैं, तो उस वजह से हम थोड़ा सा उसको समझ ले रहे हैं, क्योंकि वो नेम्स जो है आपके लिए गए हैं या तो लैटिन से या ग्रीक, जर्मन से या फिर ग्रीक से। कुछ इसके एग्जांपल आपको ध्यान रखने हैं, दैट इज जैसे सोडियम। सोडियम का जो सिंबल होता है दैट इज Na, और ये जो Na सिंबल लिया गया है इट्स टेकन फ्रॉम द नेट्रियम, क्योंकि इसको जो है ग्रीक में कहा जाता है नेट्रियम। ऐसे ही पोटेशियम का सिंबल होता है K, यानी कि इसका नेम है कैलियम। कॉपर के लिए जो है नेम कहा जाता है क्यूप्रियम और सिंबल रहता है Cu। लेड के लिए जो है आपका सिंबल दिया जाता है Pb और इसका नेम होता है प्लम्बम। मरकरी के लिए आपका जो सिंबल दिया जाता है वो दिया जाता है Hg और इसको बोलते हैं हाइबरजीनियम। हाइबरजीनियम जो है इसका नेम है, शायद मैं थोड़ा यहाँ पे इसको मेंशन करना मिस कर गया। इसके अलावा सिल्वर, सिल्वर को जो है बोला जाता है एग्नेस्टम, मतलब इसका सिंबल चलता है Ag और वैसे हम इसको बोलते सिल्वर हैं, तो ये जो Ag सिंबल लिया गया है दैट इज टेकन फ्रॉम एग्नेस्टम। गोल्ड, इसको हम बोलते हैं Au और नेम लिया गया है इसके ग्रीक वर्ड या लैटिन वर्ड दैट इज ऑरम से। इसके अलावा कुछ और भी होते हैं जैसे टिन, एसन और एंटीमनी, Sb। ये मैंने दो अभी जो है इसमें मेंशन नहीं किए हैं, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जो है मेंशन करके बता दूंगा कि इन दोनों के नाम क्या होते हैं। आई थिंक मैं इनको मिस कर गया था नोट्स बनाते टाइम। इसके अलावा सेकंड जो प्योर सबस्टांस है दैट इज कंपाउंड। कंपाउंड एलिमेंट जो है वो मैटर की प्योर स्टेट है, यानी कि सिंगलेट स्टेट है जिसमें वो एग्जिस्ट करता है नेचर में। लेकिन कंपाउंड जो है वो जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट आपस में कंबाइंड होते हैं इन अ फिक्स्ड रेशियो, मतलब आप यूनिवर्स के किसी भी कोने से अगर एलिमेंट कंपाउंड को उठा के लाते हैं तो उसके अंदर जो भी एलिमेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो उनका जो कॉम्बिनेशन होगा वो एक फिक्स्ड रेशियो में होगा, इसी वजह से जो है उनको कैटेगराइज किया जाता है कंपाउंड। और यही डिफरेंस होता है बिटवीन द कंपाउंड एंड द मिक्सचर, क्योंकि मिक्सचर में जो है रेशियो फिक्स नहीं होता, बट कंपाउंड के अंदर जो रेशियो होता है वो फिक्स्ड होता है, यानी कि प्रोपोर्शन फिक्स्ड होता है। दीज आर फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एलिमेंट, इनकी फॉर्मेशन दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट के कॉम्बिनेशन से बनती है, एंड केमिकली इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन, लेकिन उनका प्रोपोर्शन हमेशा फिक्स्ड होता है। जैसे कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं, एक आपका कंपाउंड है वाटर जिसका फॉर्मूला होता है H2O। इसके अंदर आप देखेंगे दो एटम हाइड्रोजन के हैं और एक एटम ऑक्सीजन का। तो हाइड्रोजन के एक एटम का मास होता है 1, यानी कि दो एटम का मास हो गया 16, और ऑक्सीजन का मास होता है सॉरी, एक का अगर 1 तो दो का हो गया 2। उसके अलावा ऑक्सीजन का जो मास होता है वो होता है 16, तो 2:16 को अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मास वाटर के अंदर देखने के लिए मिलता है दैट इज 1:8। अब आप वाटर को कहीं भी ले आइए, कोई भी सोर्स से लेके आइए, उसके अंदर हमेशा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो आपको रेशियो मिलेगा दैट इज 1:8। इसके अलावा सेकंड एग्जांपल CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, दो एलिमेंट से मिलकर बना है, कार्बन और ऑक्सीजन। कार्बन का एक एटम पार्टिसिपेट कर रहा है और कार्बन का मास होता है 12। ऑक्सीजन के दो एटम्स कंबाइंड हुए हैं, एक एटम का मास होता है 16, तो दो का मास हो जाएगा 32। इसको हम और सिंप्लीफाई करते हैं तो ये बनेगा 6:16। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं तो ये बनता है हमारा 3:8। अब आप कार्बन डाइऑक्साइड किसी भी सोर्स से लेके आइए, उसके अंदर कार्बन और ऑक्सीजन का जो आपको रेशियो देखने को मिलेगा दैट इज 3:8। इसके अलावा एक एग्जाम्पल और मेंशन किया हुआ है मैंने, दैट इज मीथेन, इसी को बोलते हैं मार्स गैस। एक कार्बन एटम एंड 4 हाइड्रोजन एटम कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म दिस कंपाउंड विच इज नोन एज मीथेन और मार्स गैस। तो कार्बन का एटॉमिक मास हो गया 12 और हाइड्रोजन के 4 एटम है तो मास हो गया 4। 12:4 को जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें रेशियो मिलता है 3:1। अब आप मीथेन कहीं से भी लेके आइए, आर्टिफिशियल हो नेचुरल हो, उसके अंदर हमेशा कार्बन और हाइड्रोजन का जो रेशियो देखने के लिए मिलेगा वो मिलेगा आपको 3:1 की फॉर्म में। ये होते हैं हमारे कुछ कंपाउंड। तो इस वीडियो में हमने थोड़ा बहुत इसको डिस्कस किया, इससे आगे अब जो है हम मिक्सचर्स को डिस्कस करेंगे जिसमें हम सॉल्यूशन, सस्पेंशन, कोलोइडल सॉल्यूशन, और उससे फिर फर्दर जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी वो मैं आपसे अगली वीडियोज़ में डिस्कस करूँगा। आई होप आपके लिए वीडियो जो है हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं और आपकी अगर वर्थफुल हैं, आपको जो है हेल्पफुल लग रही हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और जो भी आपके फ्रेंड्स 9th-10th के साइंस की तैयारी कर रहे हैं, चाहे किसी एग्जाम के लिए या बोर्ड एग्जाम के लिए, उनके साथ जो है वीडियो को शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।